हेलो स्टूडेंट, प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे भाइयों। बच्चों, आज के इस तीसरी लेक्चर की इस कड़ी में मैं इंस्पायर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं राहुल गुप्ता आपका फिर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। अगेन आपके बहुमूल्य समय आपको देने के लिए आपको बहुत ही मैं आपको बधाई दूंगा और आपका आभार व्यक्त करूंगा। बच्चों, पिछली क्लास के अंदर आपने देखा होगा कि हमने अब परमाणु कणों की बात की थी। अब परमाणु कण सम एटॉमिक पार्टिकल्स की हमने आपके लिए बात की थी और उसके लिए थोड़ा सा आपको हमने इंट्रोडक्शन पार्ट हमने ये दिया था कि भाई इनका द्रव्यमान क्या होता है, इन पर आवेश क्या होता है, इनके खोजकर्ता क्या थे और साथ के साथ ये भी बात कही गई थी कि बच्चों कि मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये जो हमारे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, अब परमाणुक जो कण हैं, जिनके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि इनकी खोज किस तरह से चरणबद्ध तरीकों से की गई थी। विलियमसन क्रुक्स विलियमसन क्रुक्स और उनके कुछ सहयोगियों ने, बेटा, ये 18वीं शताब्दी के पहले की बात है, 18वीं शताब्दी के प्रारंभ की बात होगी। तो विलियमसन क्रुक्स और उनके साथी जो हैं वो एक विसर्जन नलिका पर कार्य कर रहे थे और उस टाइम विसर्जन नलिका पर बहुत सारा कार्य किया जा रहा था। तो जिस इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए श्रेय दिया जाता है जे जे थॉमसन को, वो केवल जे जे थॉमसन ही नहीं बल्कि बहुत से वैज्ञानिकों के खोज का परिणाम था। तो जे जे थॉमसन और उनके सहयोगियों ने डिस्चार्ज ट्यूब जो विसर्जन नलिका है उसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनों की खोज की थी और वो खोज इलेक्ट्रॉनों की अकस्मात नहीं हो गई थी। आप ये सोचिए एक बार एकदम से इनकी खोज हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले जो विसर्जन नलिका से कैथोड किरणों की खोज की गई थी और ये विसर्जन नलिका क्या थी, चलिए एक बार हम इस विसर्जन नलिका को देख लेते हैं। जो विसर्जन नलिका इस प्रकार से एक ट्यूब थी, ठीक है, बेलनाकार इस तरह की एक ट्यूब थी बच्चों, और इसमें निर्वात उत्पन्न करने के लिए स्थान था। एक यहां से निर्वात उत्पन्न करने के लिए एक पंप लगाया गया था, निर्वात पंप, ठीक है। और यहां से इस विसर्जन नलिका में लगभग 10⁻³ mmHg इतना निर्वात उसके अंदर इस ट्यूब के अंदर डेवलप किया गया था। यहां पर दो इलेक्ट्रोड लगे हुए थे बच्चों। ये इलेक्ट्रोड जो थे उनमें से आप जानते हो इलेक्ट्रोड के बारे में आपको मालूम है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोड लगे हुए थे, एक ये पॉजिटिव एक ये नेगेटिव, पॉजिटिव जिससे ये अटैच होगा आप इसको समझ सकते हैं। पॉजिटिव हमारे भैया कौन, ये हमारे भैया हैं एनोड और ये है हमारी नेगेटिव। और नेगेटिव इसको आप क्या बोलने वाले हो बच्चों, ये आप बोलेंगे इसको कैथोड, ठीक है। ये कैथोड और ये हमारा एनोड। ऐसे ही जब यहां पर बेटा यहां जो वोल्टेज जो दिया गया वो 10,000 वोल्ट, बहुत ही उच्च बेटा यहां पर वोल्टेज यहां पर दिया गया था, बहुत ज्यादा उच्च वोल्टेज यहां पर इस पर अप्लाई किया गया था। तो बच्चों, जब 10⁻³ क्यों mmHg, 10⁻³ mmHg का जब यहां पर क्या किया गया, निर्वात उत्पन्न किया गया, ठीक है। तो यहां पर इस कैथोड से क्यों, क्योंकि ये जो एनोड है उच्च विभवांतर लगा हुआ है, तो यहां इस कैथोड से, और ये एनोड के पीछे मैं आपको बतला दूं कि एनोड के पीछे क्या हुआ था, एक फ्लोरोसेंट पर्दा इन्होंने लगा रखा था, ठीक है। मैं दूसरे कलर के पेन से आपको इसको फ्लोरोसेंट पर्दे को लगाते हैं, ठीक है। इस तरह से एक फ्लोरोसेंट पर्दा इसके पीछे लगा हुआ था और ये बेटा ये कैसा था, सच्छिद्र इलेक्ट्रोड इन्होंने बनाया था, सच्छिद्र इलेक्ट्रोड थे, ठीक है। फ्लोरोसेंट पर्दा कौन सा होता है, एक विद्युत चमक उत्पन्न होती है फ्लोरोसेंट पर्दे पे, ये जिंक सल्फाइड से लेपित जो है ये एक पर्दा था जो लगा रखा था, ठीक है। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होगी शायद। जब ये उच्च विभवांतर इस लगा हुआ है, जब आप देखें यहाँ इस पे उच्च विभवांतर लगा हुआ है, तो ये क्या करे, कैथोड से कुछ ऋणात्मक जो कण, ये ऋणात्मक कण जो है मेरे बच्चों, ये कण कहां की ओर गए, ये एनोड की तरफ गए
और एनोड के पीछे जो फ्लोरोसेंट पर्दा लगा रखा है, यानी प्रतिदीप्तिशील पर्दा इसको हिंदी में बोलते हैं, तो उस पर जाके टकराए, चमक उत्पन्न हुई। ठीक है, इनविजिबल ये जो हमारी जो थी किरणें थे, और इससे ये पता लगा कि साहब इसका मतलब जो कि एनोड के पीछे जाके टकराई थी, तो इसका मतलब ये था कि कुछ जो किरण पुंज थे वो इस कैथोड से क्या हुए, उत्पन्न हुए, और वो सीधे जाके पीछे टकराए। यानी ये कण कैसे थे, ऋणावेशित कण थे। और इन कणों को भाई उसने बड़े प्यार से नाम दिया। इनको नाम क्या दिया बेटा, ये थी कैथोड रेज, यानी कैथोड किरणें। ठीक है, ये कैथोड किरणें थी जो किससे मिलकर बनी हुई थी बेटा, ये बनी हुई थी ऋणावेशित ऋणावेशित कणों से। ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी हुई, ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी हुई थी भाई। ठीक है, अब यार आप ये सोचोगे कि इसका जो कैथोड किरणों का जो सोर्स है, ये कैथोड किरणें कहां से उत्पन्न हुई, तो साहब ये कैथोड किरणें जो उत्पन्न हुई, ये ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से उत्पन्न हुई। इनका सोर्स क्या है, ऋणात्मक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। ये मुख्यतः ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से मुक्त हुई थी बेटा, ये इनका स्रोत रहा। और आपको मैं एक बात और बतला दूं, कहीं आप ये सोचें कि यहां पर चूंकि बेटा बहुत ज्यादा निर्वात उत्पन्न किया गया है, कहने का तात्पर्य यह रहा कि यहां पर जो गैसें हैं उनका जो घनत्व है, गैसों का घनत्व बहुत कम था। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि ये किरणें केवल क्या थी कि कैथोड से ही उत्पन्न की गई थी, कैथोड से ही उत्पन्न हुई थी। ठीक है, ऐसा भी बेटा था कि जो गैसें बहुत ही, जिनका क्या था, यहाँ घनत्व बहुत कम था, ये गैसें भी बेटा क्या हो गई थी, आयनीकृत हो गई थी। कैसे, जो उच्च वेग का इलेक्ट्रॉन पार्टिकल इससे जाके टकराएगा, तो भाई साहब इनसे भी क्या हुए, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए। जब इनसे पार्टिकल टकराया, इनसे भी इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ना केवल ये किरणें कैथोड से हुई, ये बल्कि आवेशित जो गैसीय कण थे उनसे भी ये किरणें 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 क्या होंगी, यहां से उत्सर्जित हुई, निकली। अब हमारी जो ये कैथोड किरणें हैं, ये जो कैथोड किरणें हैं, इन कैथोड किरणों के लिए कुछ बेटा मैं आपको पॉइंट बताऊं, इनकी कैथोड किरणों की कुछ विशेषताएं क्या थी। इस कैथोड किरणों की बेटा विशेषता ये थी, पहली तो ये ऋणात्मक, ये क्या है, ऋणात्मक कणों से मिलकर बनी थी। दूसरी विशेषता क्या थी साहब, कि ये जो पहली तो ये ऋणात्मक, ऋण आवेशित ऋण आवेशित कणों से मिलकर, ठीक है। और दूसरी विशेषता बेटा इसकी क्या रही बेटा, दूसरी विशेषता ये रही कि ये सीधी रेखा में गति करती है। ये किस में गति करती है बेटा, ये सीधी रेखा में गति करती हैं, गति करती हैं। ठीक है, अब ये सीधी रेखा में गति करती हैं, कैसे पता लगा, फ्लोरोसेंट पर्दा जो लगा रखा है उसके ठीक पीछे जाके धड़क धड़क फ्लोरोसेंट पर्दे के ऊपर इन्होंने स्ट्राइक किया, तो ये सीधी रेखा में गति करती हैं। एक हमें ये चीज बातें पता लगी। दूसरी बात बेटा ये बात पता लगी, तीसरी जो मतलब तीसरी बात कहूंगा मैं, कि ये जो कैथोड रेस थी, ये कैथोड जो किरणें थी जो थी, ठीक है, ये मेरे बच्चों, इनका क्या होता है, कुछ ना कुछ इनका द्रव्यमान होता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये रहा कि इनमें गतिज ऊर्जा थी, इनमें क्या थी साहब, इनमें काइनेटिक एनर्जी, इनमें गतिज ऊर्जा होती है, इनमें गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, और अगर ये गतिज ऊर्जा होती है तो आप जानते हो कि इसमें क्या होगा, इन कणों का कुछ मास होगा, और इन कणों का जो मास होगा, तो बेटा इन कणों के मास से ये भी देखा गया कि भाई ये इलेक्ट्रोड चेंज कर दिए, इनमें उपस्थित गैस चेंज कर दी, और फिर ये देखा गया, पाया गया कि भाई इलेक्ट्रोड चेंज करने से इनके मध्य जो गैस जो उसमें भरी हुई थी विसर्जन ट्यूब के अंदर, उसको भी जब चेंज किया गया, तो ये देखा गया कि इन कणों के लिए जो ई बाई एम जो था, ई बाई एम बेटा, ये ई बाई एम क्या है, मैं अभी थोड़ी देर में आपसे चर्चा करने वाला हूं। आवेश द्रव्यमान जो अनुपात था, वो आवेश द्रव्यमान अनुपात इनका परिवर्तित नहीं हुआ। जब इनका आवेश द्रव्यमान अनुपात परिवर्तित नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये निकला भाई कि ये जो किरणें हैं, ये किरणें इलेक्ट्रोड, और ये जो किरणें जो आप देख रहे हो, ये इनमें विसर्जन नलिका में जो गैस भरी हुई है, इस पर ये निर्भर नहीं करती। और वो निर्भर क्यों नहीं करती, ये आप बात को समझ गए होंगे कि जैसे ये दो हमारे पास प्लेट लगी हुई है बेटा, ये जो प्लेट है वो हमारी पॉजिटिव चार्ज है,
और ये प्लेट हमारी मान लो ये नेगेटिव चार्ज है, तो भाई ये क्या कर रहा है, बहुत उच्च जो आपका वोल्टेज, हाई वोल्टेज जो लग रहा है, यहां से इन इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या कर रहा है, क्योंकि ये आप जानते हो ये एक धातु की प्लेट है, और इस धातु की प्लेट में जो सतह पर मौजूद इलेक्ट्रॉन थे उनको इसने क्या किया, खींच लिया। ठीक है, उनको इन्होंने क्या किया, खींच लिया। और अगर कोई गैस भरी हुई भी है, तो जब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स के टकराने से दूसरे जो जो कण है, इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकले, तो भैया वो जो इलेक्ट्रॉन थे, यानी उस समय तो नहीं पता लगा था ये इलेक्ट्रॉन थे, ये जो ऋणावेशित कण थे, ये कैसे थे, बिल्कुल एक साथ समान थे। बाद में बहुत सारे चरणबद्ध तरीके से इन बातों को प्रयोग किया गया, समझा गया, और ये पाया गया कि ये जो ऋणावेशित जो बेटा कैथोड किरणें थी, ये जिनसे मिलकर बनी हुई थी, उन किरणों को इन्होंने कहा क्या, इलेक्ट्रॉन। भाई जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन नाम नहीं दिया था, ये नाम जे जे थॉमसन ने नहीं दिया था, लेकिन इसके खोज करने का जो श्रेय दिया गया वो किसको दिया गया भाई, जे जे थॉमसन को। तो बच्चों और मेरे प्यारे भाइयों बेटाओ, ठीक है, तो आप इस बात को समझ गए कि जो आपकी कैथोड किरणें होती हैं, वो कैथोड किरणें जो हैं वो ऋणावेशित जो किरणों से मिलकर बनी होती हैं, और ये जो ऋणावेशित कण होते हैं ये क्या है, ये हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जे जे थॉमसन भैया ने, और जिसका श्रेय हम लोग क्रुक्स को भी देंगे, क्योंकि विसर्जन ट्यूब जो है वो ये क्रुक्स वगैरह, ये जो क्रुक्स जो साइंटिस्ट थे, इन्हीं की देन थी, तो इनको हमें श्रेय देना चाहिए। तो जे जे थॉमसन भैया ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। फिर आप एक बात को समझिए, ये तो ठीक है, अब ये देखिए बेटा कि ये जो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, उसके बाद जो एक और क्रांतिकारी खोज की गई, और वो क्या किया गया, वो इन कणों के लिए आवेश द्रव्यमान अनुपात निकाला गया। आवेश द्रव्यमान अनुपात निकालने का श्रेय ये भी बेटा जे जे थॉमसन को हम देंगे। जे जे थॉमसन ने आवेश द्रव्यमान अनुपात ज्ञात किया। तो बेटा जो आवेश द्रव्यमान अनुपात जे जे थॉमसन भैया ने ज्ञात किया, वो आवेश द्रव्यमान अनुपात बेटा क्या था, मैं अभी आपको बताता हूं। ये आवेश द्रव्यमान अनुपात क्या था भाई, ये द्रव्यमान, ये था सर आवेश द्रव्यमान, जिसको हम लोग E/m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भाई साहब किसने दिया, ये हमारे जे जे थॉमसन भाई साहब ने, थॉमसन भाई साहब ने दिया। और इनके अनुसार जो इलेक्ट्रॉन, जैसे जो इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल है, ऋणावेशित पार्टिकल है, इसका गणना करके आवेश द्रव्यमान जो अनुपात निकाला गया, उसका मान मेरे भाइयों, मेरे बेटा बेटियों, मेरे दोस्तों, इसका अनुपात था 1.75 इंटू 10 की रेज 11। ऊपर ये क्या है, कुलाम, नीचे है किलोग्राम, ये ध्यान रखना भैया। ठीक है, ऊपर बेटा कुलाम, नीचे किलोग्राम, यानी कुलाम प्रति किलोग्राम, ये आया आवेश द्रव्यमान अनुपात, जो कि जो कि जो कि मैंने आपसे क्या कहा था कि विसर्जन ट्यूब में उन्होंने इलेक्ट्रोड चेंज किए, उन्होंने विभिन्न प्रकार की गैसें भर के देखी, लेकिन ये आवेश द्रव्यमान अनुपात क्या था, मान बना रहा। आवेश द्रव्यमान अनुपात समान था, तो इसका मतलब जो कैथोड किरणें जिनसे मिलकर बनी हुई है, वो कण क्या है, वो कण समान है, और वो कण कौन थे मेरे बच्चों, वो थे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर बाद में मेरे बच्चों एक और खोज हुई, और वो खोज किसने की थी, मिलिकन ने की थी। ठीक है, मिलिकन भैया जो थे, मिलिकन भैया, इन मिलिकन ने क्या किया था बेटा, मिलिकन ने देखिए तेल बिंदु प्रयोग के द्वारा, तेल बिंदु प्रयोग एक प्रयोग किया था, बड़ा फेमस प्रयोग था, तेल बिंदु प्रयोग के द्वारा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर इन्होंने क्या किया, आवेश ज्ञात किया, आवेश ज्ञात किया। ठीक है, तो मिलिकन एक साइंटिस्ट जो महाराज थे, उन्होंने क्या किया, अपने तेल बिंदु प्रयोग के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश ज्ञात किया, और इनके अनुसार जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश आया, वो आवेश मेरे बच्चों ये आया 1.6। ठीक है, 1 अगर हम पूरी बात करें 1.602, ठीक है, इंटू 10 के रेज जो है -19 गुलाम। ठीक है, ये बेटा इलेक्ट्रॉन पर क्या हुआ, आवेश ज्ञात किया गया। ठीक है, और ये ऋणात्मक आवेश होता है, तो मैं ऋणात्मक चिन्ह भी लगा सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं यहां संख्यात्मक मान की बात कर रहा हूं बेटा। ठीक है,
मिलिकन चाचा ने आवेश ज्ञात कर दिया इलेक्ट्रॉन के लिए। देखो इलेक्ट्रॉन के लिए कितने लोगों ने कितना कितना प्रयास किया, ठीक है। अब फिर उसके बाद चूंकि आवेश निकल गया, आवेश द्रव्यमान अनुपात आ गया, तो मेरे बच्चों इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान आप इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान, ठीक है, किस प्रकार से प्राप्त किया गया मित्रों? दो चीजें थी, एक तो आपको मिल गया E बाई एम आवेश द्रव्यमान अनुपात, और एक आपको मिल गया आवेश। तो इन दोनों की सहायता से क्या निकाला गया? इन दोनों की सहायता से इन्होंने क्या निकाल लिया? इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान ज्ञात कर दिया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? देखो आवेश और इसमें E बाई एम का मैं भाग लगा दूं, आवेश जो हो गया 1.601 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और फिर E बाई एम का जो मान था 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम। यहां से जो ये मान आया, यहां से फिर भाग लगाया। देखिए मेरी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है ना, देखना आप जरा। तो भाई यहां से जो मान आया वो आया, आप जो सर्वविदित है आप जानते हो, ठीक है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। यहां से हमें इलेक्ट्रॉन का मास पता लग गया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता लग गया। और क्या चाहिए मित्रों? आप देखिए कितने चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रॉन महाराज के लिए खोज हुई। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब बनी, डिस्चार्ज ट्यूब, उसके द्वारा फिर उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब से पता लगाया कि जो किरणें जो कैथोड से निकल रही हैं, कैथोड से कहां जा रही थी? कैथोड से हमारे एनोड भैया की तरफ जा रही थी। ठीक है, वो जो कैथोड किरणें हैं वो किससे मिलकर बनी हुई है? ऋणात्मक कणों से मिलकर बनी हुई है। क्योंकि उनका E बाई एम मान समान था, इलेक्ट्रोड चेंज कर दिए, उसमें उपस्थित गैस चेंज कर दी, E बाई एम का मान समान था, तो उन्होंने ये जाना, अरे क्या जाना रे, कि वो जो ऋणात्मक जो कण थे, वो ऋणात्मक कण कौन थे? इलेक्ट्रॉन थे। और वहां से फिर क्या निकाला गया? जे जे थॉमसन भैया ने आवेश द्रव्यमान अनुपात भी ज्ञात किया, और फिर बाद में मिलिकन भाई साहब ने अपने तेल बिंदु प्रयोग के द्वारा उस इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकाल लिया, और फिर ये सारी गणना करते हुए आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान ज्ञात कर लिया गया। बच्चों इस तरह से इलेक्ट्रॉन पर जो द्रव्यमान ज्ञात करने की हम बात करते हैं वो आपने देखे। अब जो हमारा एक और अपरमाणु कण है, एक और हमारा अपरमाणु कण जो है हमारा, वो भाई साहब प्रोटॉन आपका वेट कर रहा है। तो अगेन प्रोटॉन जो खोज हुई थी, जिसका आप श्रेय आप किसको देते हो? गोल्डस्टीन को देते हो। ये भी बेटा डिस्चार्ज ट्यूब की बदौलत हुआ, विसर्जन नलिका की बदौलत हुआ। अब इस विसर्जन नलिका और जो इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी, इस विसर्जन नलिका में क्या फर्क है वो जरा जान लेते हैं। ठीक है बेटा, वही उसी प्रकार की विसर्जन नलिका थी, बस एक छोटा सा फर्क किया गया। और वो छोटा सा फर्क आपके लिए क्या था, मैं अभी इस बात को लेकर आता हूं। वो बेटा एक छोटा सा फर्क ये था मित्रों, कि अब की बार जो सच्छिद्र इलेक्ट्रोड काम में लिया गया, वो सच्छिद्र इलेक्ट्रोड अब की बार काम में लिया गया क्या? कैथोड। ठीक है, यानी ये दो इलेक्ट्रोड हैं भाई साहब, वही उच्च विद्युत विभवांतर भाई साहब, यानी वोल्टेज, हाई वोल्टेज करंट यहां पर यहां भी अप्लाई किया गया। ठीक है, सेम डिट्टो डिट्टो, ठीक है, 10 के रेज टंग टंग टंग, ये वोल्ट इतना विभवांतर उन्होंने लगाया। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, अंडर पॉजिटिव, ये कौन हो गया साहब? ये हमारे भाई साहब हो गए एनोड, और ये हो गए नेगेटिव। तो इसको हमने बोला कि आप कौन हो? आप हो जी कैथोड। ठीक है, और यहां से ये कैथोड भाई साहब जो थे, इनको इन्होंने क्या लिया? सच्छिद्र लिया। मैं इस सच्छिद्र को कैसे बनाऊं? अरे इस सच्छिद्र को मैं ऐसे बनाऊंगा, देखना जरा। ठीक है, ये देखो, ये छेद हो रहे, यूं मान लो ये छेद हो रहे हैं। ठीक है साहब, इस तरह सच्छिद्र लिया, और पीछे क्या ले लिया इसके? ये फ्लोरोसेंट पर्दा लगा दिया, प्रतिशील दीप्तिशील पर्दा यहां पर लगा दिया। ठीक है, और अब की बार क्या किया साहब? यहां पर जो अब की बार हुआ मेरे बच्चों, यहां पर जो इसमें उच्च दाब जो निर्वात पंप की सहायता से लगाया गया, वो यहां पर कितना यूज किया गया ये मैं लिख देता हूं। ये है निर्वात पंप की ओर। यहां पर जो लिया 10 के रेज 1 mmHg। देखो बेटा,
मैं एमएमएचजी की बात कर रहा हूं, ठीक है? आप इस बात को थोड़ा गौर फरमाइएगा। वहां था 10 की रेज -3, यहां था 10 की रेज -1। अरे बच्चों, अगर इतना है, ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर जो गैस फिल की गई है, इस गैस का जो द्रव्यमान, इस गैस का जो घनत्व है, वो इस गैस का घनत्व यहां पर क्या है? ज्यादा है। इस गैस का घनत्व अंडा काई चबाया, अंडा जादो है, ठीक है? यहां घनत्व ज्यादा है। अब यहां घनत्व ज्यादा है तो उससे क्या हुआ साहब? जैसे कि हमने आपसे जब आपको कैथोड रेज समझाई थी, वो वही घटना यहाँ पर भी घटित हुई। क्या घटना घटित हुई भैया? कि भैया देखो, फुचुक फुचुक करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, और फुचुक फुचुक करके जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन भैया निकल गए, और ये आवेशित कण बन गया। और आवेशित कण बन गया बेटा, तो ये कौन सा कण बन गया? ये कण जो बना, ठीक है, मैं आपको लिख के देता हूं यहां से, है ना? तो ये जो आवेशित कण बन गए, ये कौन से बन गए? ये पॉजिटिव, ये धनावेशित कण आपको प्राप्त हो गए। ये लीजिए सर, ये धनावेशित कण आपको मिले, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये आयनीकृत हो गए ना बेटा, यहां से क्या निकल गए? इलेक्ट्रॉन निकल गए। ये इलेक्ट्रॉन तो गए कहां? कैथोड की तरफ। और ये जो धनावेशित पार्टिकल थे, अब ये किसकी ओर गति करने लगे? धनात्मक पार्टिकल ये गति करने लगे साहब कैथोड की ओर। और जो ये पीछे जो प्रतिशिप्तिशील पर्दा आपने लगा रखा है, उस पर जाकर ये टकराए, ठीक है? और रंगीन दीप्ति यहां पर इन्होंने उत्पन्न की। अब यहां से जो रंगीन दीप्ति उत्पन्न की बेटा, तो इससे ये पता लगता है, क्योंकि कैथोड के ठीक पीछे जाकर ये टकराए थे, तो यहां से क्या हमें बात पता लगी कि ये जो कण किरणें हैं, इनको नाम दिया गया साहब, इनको नाम दिया गया एनोड। एनोड, ठीक है, इनको नाम क्या दिया गया साहब? एनोड किरणें। ये एनोड जो किरणें जो बनाई गई थी बेटा, ये एनोड किरणों के लिए कहा गया कि भाई साहब ये कैनाल, इनको कैनाल किरणें भी कहा गया, एनोड किरणें, ठीक है? या इनको क्या कहा गया साहब? कैनाल। ये कैनाल किरणें थी। और एनोड किरणें और ये जो कैनाल किरणें हैं, ये किससे मिलकर बनी हुई है सर? धन आवेशित, ठीक है, कणों से मिलकर बनी होती, कणों से मिलकर बनी होती, ठीक है? एक चीज तो ये पता लग गई, ठीक। दूसरी बात बेटा, देखिए यहां पर है ना, बहुत सारी बातें गफलत ये बात रहती है, और इस बात को थोड़ा गौर से देखा जाए। ये सब चीजें आपके बुक्स में लिख रही हैं, हर बंदा बतलाता है, लेकिन जो एक चीज जो बेटा है, जो एक चीज जो आपको समझानी है, जो आप लोग जिस बात के लिए गलतियां करते हो, वो ये मान के चलते हो कि कैथोड किरणें अगर ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी हुई हैं, और वो कौन थे? आपके इलेक्ट्रॉन थे। तो आप ये मान के चलते हो कि ये जो किरणें हैं, हमारी कैथोड जो किरणें, जो एनोड किरणें हैं, ये किससे बनेंगी? चलो ठीक है, धनावेशित कणों से तो बनेगी, लेकिन ये प्रोटॉन से बनी होंगी। ये आपकी गलत फहमी है। दूसरी बात, दूसरी बेटा, उसका जो ओरिजिन था, जो स्रोत था, क्योंकि वहां पर ताप आपने बहुत ही कम रखा था, 10⁻³ mmHg, वहां बहुत ज्यादा निर्वात था, गैसों का जो घनत्व था बहुत कम था। लेकिन इस स्थिति में गैसों का घनत्व बहुत अधिक है। तो भाई, यहां जो ओरिजिन स्रोत है, यानी जो स्रोत है इन कणों का, वो बेटा स्रोत क्या है? इनका स्रोत ये है आवेशित। आवेशित कौन से आवेशित? धनावेशित, यानी मैं कहूंगा आवेशित गैसीय अणु, या गैसीय कण बोल देता हूं, चलो। ये स्रोत है आवेशित गैसीय जो कण है, ये जो अणु है, ये इनका स्रोत है। जो गैस आयनीकृत हो जाती है बेटे, वो जो आयनीकृत हो जाती है, ये गैस इलेक्ट्रॉन्स के मुक्त होने से आयनीकृत हो गई, और इन पर धनावेश आ गया। ये ही ये गैस जो है, ये इसका ओरिजिन स्रोत है, मतलब ये स्रोत है सर इसका, ठीक है, इलेक्ट्रोड नहीं। अच्छा, तीसरी बात जो आपको हम बात बताएं, जब विभिन्न प्रकार के ईबीएम मान निकाले गए, आवेश द्रव्यमान अनुपात ज्ञात किए गए, तो ये ज्ञात हुआ कि ये जो कैथोड किरणें, एनोड जो किरणें होती हैं, ये गैस पर निर्भर करती हैं, गैस की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। वो नहीं करती है साहब, ये करती हैं, ठीक है। तो तीसरी बात क्या पता लगी साहब? कि एनोड किरणें जो हैं, वो विसर्जन नलिका में, विसर्जन विसर्जन नलिका में
नलिका में भरी गैस की, गैस पर लिख देते हैं, गैस पर निर्भर करती हैं। ठीक है, ये इन पर निर्भर करती है, जो भी आप गैस इसमें भरेंगे। तो जब भाई ये तो पता लगा कि भाई एनोड किरणों की खोज हो गई, ये सारी बातें हो गई, लेकिन अब मित्रों, अब सवाल ये था कि यार इन प्रोटॉनों की खोज कैसे हुई। तो बेटा ये ज्ञात किया गया हर गैस के लिए जो E बाई एम का मान जो आया वो कैसा आया, भिन्न भिन्न आया। तो एक बात ये देखी गई कि E बाई एम का जो मान है वो E बाई एम का मान क्या आना चाहिए साहब, E बाई एम का जो मान है वो E बाई एम का मान उच्चतम ज्ञात किस कण के लिए होगा। तो उच्चतम देखा गया, उच्चतम निकालने के लिए इन्होंने इसके अंदर एक लाइटर, सबसे सबसे हल्की से हल्की गैस भरी, और जो विसर्जन नलिका में जो गैस भरी गई वो कौन सी थी, हाइड्रोजन। बेटा जब विसर्जन नलिका में हाइड्रोजन गैस भरी गई, आप ये देख लीजिए, ये आपका कौन है, ये पॉजिटिव है, और ये मान लीजिए आपका नेगेटिव है। और आपने इसमें क्या भर दी, ये देखिए मान लीजिए, ये बहुत ही लाइटर गैस के जो पार्टिकल, हाइड्रोजन के जो पार्टिकल हैं, आपने ये हाइड्रोजन कण जो इसके अंदर भर दिए। आपको पता है हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है, और बेटा हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन हो गया, एक क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, न्यूट्रॉन भगवान ने दिया नहीं। ठीक है, और जब इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन इसमें से रिलीज हो गए, निकल गए, ये आवेशित कण बन गए, तो अब ये जो पार्टिकल बन गया वो पार्टिकल क्या बन गया, पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव पार्टिकल, अब ये पॉजिटिव पार्टिकल क्या है, एक प्रकार का प्रोटॉन का ही तो कार्य करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें अब क्या रह गया, केवल प्रोटॉन ही तो रह गए। ठीक है, तो जो विसर्जन नलिका में हाइड्रोजन गैस भरी, विसर्जन नलिका में हाइड्रोजन गैस भरने पर अब जो एनोड किरणें प्राप्त होती हैं, यानी जो कैथोड हमारी जो कैनाल किरणें प्राप्त होती हैं, तो उससे ये पता लगा कि ये जो कण जो बने होते हैं, ये किसके बने हुए हैं, ये बने हुए हैं अत्यंत सूक्ष्म पार्टिकल प्रोटॉन्स के। यहां से प्रोटॉन की फिर क्या हुई, डिस्कवरी हुई, और प्रोटॉन जो अपरमाणु कण है, इसके द्रव्यमान और आवेश की गणना भी इसके बाद चरणबद्ध तरीकों से की गई। तो भाई भक्तों, अब आपने दो चीजें आप लोगों ने पता लग गई, दो चीजें आपने पढ़ ली। दो चीजें आपने क्या पढ़ी, एक तो साहब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ ली, और एक आपने पढ़ी कि साहब प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। अब जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, न्यूट्रॉन की जो खोज हुई, वो बेटा न्यूट्रॉन की जो खोज हुई थी वो बहुत बाद में, ये तो 1800 शताब्दी के अंदर ये सब काम हो गया था। अब वो जो बात हुई 1932 में, चैडविक जो महाशय थे, उन चैडविक महाशय ने आपके न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। और चैडविक ने जो न्यूट्रॉन की खोज की थी बेटे, वो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार से की, देखिए हम आपको बताते हैं, देखते जाइए। उन्होंने क्या किया कि जो बेरिलियम है, बेरिलियम भाई साहब जो हैं, ठीक है, ये लीजिए सर, इस बेरिलियम पर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स आप समझते हैं भैया, ठीक है, द्विधनावेशित हीलियम कण होते हैं, इन अल्फा पार्टिकल्स की उन्होंने इस पर बौछार करवाई। ठीक है, अब यहां से अल्फा पार्टिकल पे जब बौछार करवाई तो यहां से क्या प्राप्त हुए, यहां से एक सूक्ष्म कण जो था वो न्यूट्रॉन प्राप्त हुआ। ठीक है, अल्फा आप जानते ही हो, मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना भैया, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1, और उस पर आवेश कितना भैया, उस पर आवेश होता है 0। ठीक है, तो यहां से जो है वहां ये इस विकिरण के रूप में यहां से हमें क्या प्राप्त हुए, न्यूट्रॉन प्राप्त हुए। वो कैसे प्राप्त हुए साहब, कि इस बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल्स की बौछार करवाई गई और यहां से हमें न्यूट्रॉन मिले। ठीक है, अब देखिए एक चीज आपको मैं बतलाता हूं, बड़ी प्यार से वाली बात समझ में आनी चाहिए आपको, क्या मैं नहीं मालूम कि यार यहाँ पर क्या आएगा, तो आप कैसे निकालोगे इसको। भाई इधर कितना द्रव्यमान है आप देखिए 13, और इधर कितना द्रव्यमान रह गया 1, तो भाई इधर अब कितना बचना चाहिए 12। ठीक है, अब मेन आती है हमारी बात, यहाँ पर टोटल कितना है 6, और यहाँ पर टोटल कितना है 0, तो यहाँ पर क्या आएगा 6, तो भाई साहब कौन होंगे, ये मिलेंगे हमारे को ये वाले भैया। तो मेरे बच्चों,
प्यारे प्यारे मुन्नो, आपने देखा 3 अपरमाणु पार्टिकल्स हमें खोज प्राप्त हो गई। एक तो हमें मिले इलेक्ट्रॉन भाई साहब। ये जो इलेक्ट्रॉन भाई साहब जो थे, उन इलेक्ट्रॉन भाई साहब की खोज किसने की? आपको लग गया, ये थॉमसन भाई साहब की देन है। फिर प्रोटॉन भैया आए, प्रोटॉन की खोज हुई और लास्ट में न्यूट्रॉन की खोज हुई। इस तरह से हमारा जो पूरा का पूरा हम जो बात करते हैं, वैसे तो 27 बेटा इसमें परमाणु कण है, लेकिन यहाँ पर हमारा ये जो आपका परमाणु है, इसके जो अपरमाणु कण हैं, इनके बारे में मैंने आपको कुछ जानकारी यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध कराई है। ठीक है, ज्यादा ऐसे बेटा कुछ ऐसा नहीं है। अब देखिए ये चीजें आपको क्यों बताई गई कि अब जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या आता है कि साहब न्यूट्रॉन की खोज चार्विक ने किस के द्वारा की गई थी? 4 ऑप्शन दे दिए जाएं तो आपको याद होना चाहिए कि साहब बेरिलियम भाई साहब हैं, इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, मोस्टली आता क्या है, मोस्टली जैसे कि आपके आ जाते हैं कि भाई आवेश क्या है, इन पर द्रव्यमान क्या है, इन पे ये चीजें हमारे लिए आ जाती। अब जो हमारे पास अगला जो है, जिसके बारे में मैं आपको बतलाऊं, वो अगली चीज जो मैं आपके लिए बात करूंगा, वो मैं बात करूंगा परमाणु के बारे में। परमाणु के मॉडल आपसे बात करूंगा, चर्चा करूंगा। लेकिन उसके बारे में मैं पहले चर्चा करूं, जैसे आप देखिए ये एक तत्व है और इस तत्व को हमने किस तरह से किस संकेत के रूप में लिखा है, आप ये देख रहे होंगे। कण के बारे में तो मैं आपको बता चुका। ये हमारा जो तत्व है, इसको हमने किस रूप से लिखा है, इसको हम लोग कैसे, क्या है, इनके संकेत क्या होंगे, इसके बारे में थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत की जाए, हम लोग इस बारे में चलें और आपसे शुरुआत इसके किस बारे में करें कि भैया तत्व का संकेत किस प्रकार से करते हो। तो तत्व का संकेतन, ठीक है, तत्व का जो संकेतन है उस पर आप लोगों के लिए बात करते हैं। तत्व का संकेतन, लो साहब। अब बेटा तत्व का संकेतन किस प्रकार से किया जाता है? मान लीजिए साहब ये हमारा कोई तत्व है, हेलोजन मत मानियो, या कह दो कि हेलोजन है, अरे रुक जाओ थोड़ो। और यहां पर हमने ए लिखा, यहां हमने जेड लिखा। अरे यार, इसको कई लोग ऐसे भी लिख देते हैं, तो नाराज क्यों होते हो? इसको ऐसे भी लिख देते हैं, यहाँ ए और नीचे जेड। इसको कई जो भक्त लोग हैं वो ऐसे भी लिख देते हैं भाई साहब। ठीक है, वो ऐसे भी लिख देते हैं। आप लोग टेंशन न को। ठीक है, ये ध्यान रख लेना कि ऊपर जो आता है ना, ये ऊपर क्या है, ये है आपके लिए परमाणु भार। ठीक है, ये है भाई साहब परमाणु भार। ठीक है, इसको मैं द्रव्यमान भी बोलूंगा, भार बोलूंगा तो फिर क्या है, फिजिक्स वाले भाई नाराज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये द्रव्यमान है, या यूं कह दूं साहब ये द्रव्यमान संख्या है। ये क्या है साहब? ये है द्रव्यमान संख्या। ये द्रव्यमान संख्या होती है। और द्रव्यमान संख्या बेटा आप जानते हो द्रव्यमान किसका होता है? परमाणु में जो 3 कण आपको लिए हमने बतलाए, एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। बेटा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो बहुत 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 नगण्य होता है, मैं आपको बता चुका हूं। तो अब इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे प्रोटॉन के द्रव्यमान और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की। तो हमारी जो द्रव्यमान संख्या है, हमारा जो परमाणु द्रव्यमान जिसको आप ए से व्यक्त करते हो, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। ये बेटा आप बात को समझे। ठीक है, और ये जो जेड जो भाई साहब लिखे गए हैं, ये इनको हम बोलते हैं, आप कौन के साहब, हम है परमाणु क्रमांक। ये कौन है साहब? ये है परमाणु क्रमांक। ये परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु क्रमांक है। और ये जो जेड है परमाणु क्रमांक है भाई, ये उदासीन तत्व के लिए, उदासीन तत्व के लिए क्या होते हैं? ये जो परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, और यही चीज बराबर हम लोग बोल सकते हैं कि आप कौन, ये कहेंगे कि हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो परमाणु क्रमांक आप देख रहे हो, जिसको आप जेड से व्यक्त करते हो,
ये उदासीन परमाणु के लिए क्या हो गया, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के तुल्य होगा। द्रव्यमान आप समझ गए कि ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो आप नगण्य मान के चलते हो। तो याद रखना बेटा, इस बात को भूल ना जाना, वो ये कि जो ऊपर लिखा गया है ना, वो ऊपर कौन होता है, द्रव्यमान। अरे भाई, बाहर तुम ऊपर ही तो उठाते हो, नीचे पैरों से थोड़ी उठाओगे, ठीक है। तो ऊपर जो लिखा गया है वो तो है द्रव्यमान, और जो नीचे लिखा गया है वो है परमाणु क्रमांक, ठीक है, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या, राइट। याद रखना, अगर कण की बात करते हो तो नीचे जो है वो क्या है, वो आवेश है, ठीक है। तो अब जैसे कि बेटा, मैं तो हमेशा कहता हूं पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो अपन एक उदाहरण लेकर चलते हैं। और एक उदाहरण हम लोग आपके लिए ये लेकर आए। देखिए साहब, मैंने उदाहरण आपके लिए ये ले, और आपसे मैं प्यारी प्यारी बातें करूं, 4-5 बातें करूं। मैं आपसे कहूं कि भाई तू एक बात बता, इसकी द्रव्यमान संख्या निकाल के बता दे। मुझे चाहिए द्रव्यमान संख्या, मुझे चाहिए परमाणु क्रमांक, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए साहब कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं, मुझे चाहिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और आपको मुझे बताना है कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। ये सारी बातें हमें जाननी है। तो बेटा, जो ऊपर जो लिखा गया है वो कौन है, द्रव्यमान संख्या। तो भैया ये कितनी हो गई, ये हो गई 13 AMU, या इसको मैं यूनिफाइड मास भी बोलता हूं, एकीकृत द्रव्यमान। बेटो, ये AMU का क्या चक्कर है, ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। क्यों, ये AMU क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान के बारे में बात करेंगे हम लोग, आणविक द्रव्यमान की बात करेंगे, और हम लोग जो बात करेंगे ना, वो बात करेंगे तुल्यांकी भार की बात करेंगे, ठीक है। तो वहां AMU का भी अर्थ मैं आपको बताऊंगा, एटॉमिक मास यूनिट का क्या अर्थ होता है। तो अभी तो फिलहाल इसको आप देखिए कि 23 AMU इसका क्या है, परमाणु द्रव्यमान है। भैया ये चीज अपन ने कहाँ लिख दी, ये चीज गलत जगह पर हमने लिख दी है, ठीक है। तो भैया गलत जगह पे लिख दी है तो यार सही जगह पे लिख दी, लियो साहब, ये आएगा 23 AMU। अब यहां पर परमाणु क्रमांक कितना है साहब, इसका परमाणु क्रमांक है 11, जो नीचे लिखा हुआ कौन है, परमाणु क्रमांक। अब यार ये परमाणु क्रमांक है तो प्रोटॉनों की संख्या भी 11 हो गई, ये उदासीन है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 हो गए, और तुम्हें निकालने हैं न्यूट्रॉन। तो भाई न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, अरे मेरे बच्चाओ, ये फॉर्मूला लगा लियो, A = N+P, और तुम जानते हो N अगर मुझे चाहिए तो P भैया को उधर भेजिए, तो कितना आ जाएगा, A-P, यानी कहीं करोगा। अरे आप द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या को माइनस कर दीजिए, आपको न्यूट्रॉन की संख्या पता लग जाएगी। क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या Z के बराबर होती है, इसलिए N क्या आ गया, A-Z। ये भी कर सकते हो। तो इस बात को मैं बताऊं क्या करता हूं, मैंने तो बताऊं कैसे याद करता हूं। मैं यूं बोलता हूं कि भाई तू एक काम कर, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दे। सीधी बात, नो बकवास, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर। तो भाई कितना, ऊपर कितना है 23, नीचे कितना है 11, माइनस करेगा तो कितना आएगा 12। तो यानी प्रोटॉन्स हमारे पास 11 हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 11 हो गए, और न्यूट्रॉन बड़बड़ाते हुए कितने निकल कर आ गए, न्यूट्रॉन हमारे पास बड़बड़ाते हुए निकल कर आ गए 12, ठीक है। ऐसे प्रश्न आप जानते हो, ऐसे प्रश्न भी बहुत सारे हमारे को दिए जाते हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है। आपसे ना एक छोटा सा हल्को सो छोटो सो एक थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न अगर मैं आपके लिए लेके चलूं, तो वो प्रश्न मेरा क्या होगा, मैं आपसे ये कहूंगा कि मान लीजिए कोई एक द्विधनावेशित पार्टिकल है, एक द्विधनावेशित हमारा कोई तत्व है, पार्टिकल नहीं यार तत्व है, ठीक है। और उस तत्व का मैं लिख दूं जरा, है ना, इस चीज को आपके लिए लिख देता हूं, लीजिए सर, यहां आ जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, द्विधनावेशित द्विधनावेशित हमारे पास तत्व है, द्विधनावेशित तत्व है, जिसका द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान जो संख्या है, यानी द्रव्यमान जो है उसका, वो द्रव्यमान आपके लिए हमने दिया गया कि मान लीजिए इसका जो द्रव्यमान है वो है 40 AMU, ठीक है। और इसका जो परमाणु क्रमांक आपको दिया गया, वो परमाणु क्रमांक आपको दे दिया गया भाई साहब कि भाई कितना है, 20 है। आपसे पूछ लिया गया भाई तो इसका प्रोटॉन बता दे,
इलेक्ट्रॉन बता दे और न्यूट्रॉन बता दे, या 3 चीज पूछ ली थारे से। तो भैया प्रोटॉन तो क्या हो गया, परमाणु क्रमांक के बराबर हो गए, तो ये तो आ गए हमारे 20। अब इलेक्ट्रॉन अगर ये उदासीन होता, अगर ये उदासीन होता, तो भाई उदासीन होता तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो भी कितने आते, 20। लेकिन चूंकि ये द्विधनावेशित बोल रहा है, तो द्विधनावेशित बोल रहा है तो इसमें से 2 माइनस कर देते हैं, टोटल कितना आएगा 18। अब न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है बेटा, तो न्यूट्रॉन की संख्या आप कैसे निकालते हो, इस द्रव्यमान की संख्या में से इसको माइनस कर देते हो, यानी कितना आता है a माइनस जेड। तो यानी a कितना है 40 और ये कितना है 20, और इस तरह से आप निकाल के बड़े खुश हो जाते हो कि ये कितना आ गया 20। तो प्रोटॉन 20, इलेक्ट्रॉन कितने 18, और हमारे पास न्यूट्रॉन कितने हो गए, न्यूट्रॉन भी हमारे पास हो गए बेटा इस तरह से 20। तो भैया इस तरह के प्रश्नों को उम्मीद है आप बड़े ही प्यार से, बड़े ही आसानी से आप लोग इनको सॉल्व कर दोगे। तो बच्चों आज आज आपके लिए फिर आपसे विदा का लेने का समय आ गया है। अपनी इस वाणी को मैं विराम दूंगा और आपसे ये आशा करूंगा कि आप जो अगला लेक्चर है उसको आप लोग फिर आप उसको देखेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे और उसको लाइक करेंगे, उसको शेयर करेंगे, और हमारे इस चैनल को आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो भैया आज के लिए इतना ही। कल के आगामी आकर्षण में हम क्या जानने जा रहे हैं, क्या जानना चाहते हैं, जैसा कि मैंने बताया एएमयू के बारे में बताऊंगा, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, आणविक द्रव्यमान क्या होता है, और एक चीज और ले लेंगे, वहां पर समस्थानिक संभारिक इन लोगों को भी हम लोग क्या करेंगे, हमारे नेक्स्ट जो वीडियो है इसके अंदर कवर करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू।